6 दिसंबर एक तारीख, एक विवाद और बंगाल की सड़कों पर लाखों लोग सर पर ईंटें लेकर मस्जिद बनाने चल पड़े। यूपी के अयोध्या से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल में अचानक बाबरी की याद क्यों होने लगी? क्या ये सिर्फ धार्मिक भावना है या फिर चुनावी शतरंज की कोई घातक चाल? आइए खोलते हैं इस पूरे खेल की परतें, जहां हर मोहरा अपनी जगह पर रखा गया है और हर चाल पहले से तय है। 22 नवंबर को मुर्शिदाबाद के भरतपुर से टीएमसी विधायक मायूं कबीर ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे बंगाल की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया। बेटांगा इलाके में बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण का ऐलान, 300 करोड़ रुपए का बजट, 3 साल का टाइम फ्रेम और 6 दिसंबर को शिलान्यास लगा। कबीर ने अपने बयान में साफ किया कि ये कोई अवैध काम नहीं है। उनके अनुसार जब कोई मंदिर या चर्च बना सकता है तो मस्जिद बनाने में क्या दिक्कत है? लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े ऐलान के पीछे की असली कहानी क्या है? ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को यह बयान रास नहीं आया। पार्टी जो हमेशा से खुद को धर्मनिरपेक्ष और मंदिर मस्जिद की राजनीति से दूर बताती रही है, उसके लिए यह बयान एक बहुत बड़ा झटका का नतीजा ये हुआ कि मायूं कबीर को तुरंत पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। कोलकाता के मेयर फरहान हकीम ने इसे सीधे सीधे सांप्रदायिक राजनीति करार दिया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने तो कबीर को बेकार करते डाला। लेकिन इससे दिलचस्प था पार्टी का ये दावा कि ये सब कुछ बीजेपी की साजिश है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी कबीर को फंडिंग देकर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करवा रही है। हुमायूं कबीर की राजनीतिक यात्रा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। रेस नगर के एक सामान्य परिवार से निकलकर मुर्शिदाबाद की राजनीति में अपनी जगह बनाना आसान है। कांग्रेस से शुरुआत हुई। 2009 में कांग्रेस के मुर्शिदाबाद इकाई के महासचिव बने। अधीर रंजन चौधरी के करीबी सहयोगी के रूप में राजनीति में कदम रखा। 2011 में कांग्रेस की टिकट पर रेज नगर से पहली बार विधायक बने। 2012 में अधीर रंजन से मतभेद के बाद टीएमसी ज्वाइन की और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन 2015 में ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक पर आरोप लगाने के बाद 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए। 2016 में निर्दलीय चुनाव लड़ा, हारे। 2018 में बीजेपी ज्वाइन की। 2019 में मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और फिर हारे। 2021 के चुनाव से ठीक पहले दोबारा टीएमसी में आए और भरतपुर सीट से जीत हासिल की। अब आइए विवादों के बादशाह पर। हुमायूं कबीर और विवाद जैसे एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 70-30 के मुस्लिम हिंदू अनुपात वाले जिले में उन्होंने दावा किया कि वे हिंदुओं को 2 घंटे में भागीरथी नदी में देख सकते हैं। इस बयान पर पीएम मोदी सहित पूरे देश ने उनकी निंदा की। पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और फिर उन्होंने अभिषेक बनर्जी को उप मुख्यमंत्री बनाने की वकालत की, जिस पर फिर फटकार मिली। माफी तो मांगी लेकिन दिल से नहीं। हर तरफ से निराश हो चुके मायूं कबीर के लिए बाबरी मस्जिद का मुद्दा एक परफेक्ट लॉन्च पैड साबित हुआ। पिछले 1 महीने में उन्होंने एक नए धर्मनिरपेक्ष गठबंधन की बात की। सीपीआईएम और एआईएमआईएम के साथ सकारात्मक बातचीत के संकेत दिए। कबीर ने ऐलान किया कि उनकी नई पार्टी राज्य की 135 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 22 दिसंबर को नई पार्टी की घोषणा होगी। साथ ही एआईएमआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का प्लान भी बनाया। अगर हुमायूं कबीर को बाबरी से इतना लगाव था तो इतने सालों की राजनीति में इसका जिक्र क्यों नहीं किया? कांग्रेस में थे तब भी नहीं, पहली बार टीएमसी में थे तब भी नहीं, बीजेपी में थे तब भी नहीं, लेकिन अब जो बंगाल में चुनाव सर पर है तब अचानक याद आ गई बाबरी। यह सवाल सिर्फ टीएमसी नहीं पूछ रही, बल्कि कई राजनीतिक विश्लेषक भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि यह सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। बंगाल में बीजेपी की रणनीति हमेशा से साफ रही है, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के जरिए ममता बनर्जी के वोट बैंक को कमजोर करना, और हुमायूं कबीर का यह कदम उसी दिशा में परफेक्ट मोहरा साबित हो रहा है। देखिए कैसे काम करती है ये चाल। अगर ममता बनर्जी हुमायूं कबीर को रोकती है तो मुस्लिम समाज में संदेश जाएगा कि वे मुस्लिम और मस्जिद विरोधी। अगर नहीं रोकती तो हिंदू समाज में बीजेपी को ध्रुवीकरण का मौका मिलेगा। हुमायूं कबीर जो भी करेंगे उससे हिंदू वोटर्स में पोलराइजेशन बढ़ेगा ही। अब जब कबीर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है, साफ है कि उनका मकसद मुस्लिम वोट को बांटना है और ये काम बीजेपी के लिए गोल्डन चांस है। जब 6 दिसंबर को 2 लाख से ज्यादा लोग सर पर ईंटें लेकर मस्जिद बनाने के लिए सड़कों पर उतर आए तो ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं रह जाएगा। इतने बड़े पैमाने पर मोबिलाइजेशन बिना मजबूत प्लानिंग और फंडिंग के संभव नहीं है। टीएमसी का आरोप है कि ये सब बीजेपी की साजिश का हिस्सा है और देखा जाए तो तर्क गलत भी नहीं लगता। बंगाल को जहां बीजेपी पिछले कुछ सालों में जमीन तैयार करने में लगी है, वहां ऐसा कोई मुद्दा उनके लिए वरदान से कम नहीं। ममता बनर्जी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है इस पूरे मामले को संभालना। एक तरफ अगर वे सख्ती दिखाए तो मुस्लिम वोटर्स नाराज, दूसरी तरफ अगर लड़नी बढ़ते तो हिंदू वोटर्स बीजेपी की तरफ झुक जाएंगे।
ये वही सिचुएशन है जिसे राजनीति की भाषा में विन विन फॉर ओपोनेंट कहते हैं। जो भी फैसला ममता ले, बीजेपी को फायदा होना तय है। तो अब आगे क्या? अब सवाल यह है कि इस पूरे ड्रामे का अगला चैप्टर क्या होगा। 22 दिसंबर को हुमायूं कबीर की नई पार्टी का ऐलान होना है। AIMIM के साथ गठबंधन तय है। 135 सीटों पर चुनाव लड़ने का भी दावा है। क्या ये नई पार्टी वाकई टक्कर की साबित होगी या फिर सिर्फ बीजेपी की बी टीम बनकर रह जाएगी? क्या ममता बनर्जी इस चुनौती से बार बार पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल की जनता इस धार्मिक ध्रुवीकरण के खेल में फंसेगी या विकास के मुद्दों को तरजीह देगी? बंगाल की राजनीति हमेशा से जटिल और रोमांचक रही है। हुमायूं कबीर का बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा इस जटिलता में एक नया मोड़ है। यह सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा नहीं है, बल्कि चुनावी शतरंज का एक बेहद सोची समझी चाल है। बीजेपी ने बंगाल में अपनी जड़ें जमाने के लिए हर संभव हथकंडा अपनाया। रामनवमी से लेकर हनुमान चालीसा तक हर धार्मिक प्रतीक को राजनीतिक हथियार बनाया गया और अब बाबरी मस्जिद का मुद्दा भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी लगता है। जनता के सामने अब असली चुनौती ये है कि वो इस धार्मिक प्रोपेगेंडा को समझे, अपने वोट का इस्तेमाल समझदारी से करे, क्योंकि आखिरकार विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे किसी भी मंदिर मस्जिद के विवाद से कहीं ज्यादा जरूरी है। बंगाल की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले महीनों में बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन एक बात तय है, जो भी हो, बंगाल की राजनीति कभी बोरिंग नहीं होती। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ज्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।